नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है लर्न विद एडू फंडा। मैं हूं कौशल जायसवाल और दोस्तों फिर से लेकर हाजिर हूं मैं सीटेट की अगली क्लास, जिसमें फिर वही कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों। तो हर एक को बड़े अच्छे से डील करते हुए चलेंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा समय व्यतीत न करते हुए चलिए दोस्तों आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, एक शिक्षक को समाज में सम्मान मिलना चाहिए जब वह एक शिक्षक को समाज में सम्मान मिलना चाहिए जब वह प्रभावकारी तरीके से पढ़ाने में सक्षम हो, एक आदर्श जीवन जीता हो, निष्ठापूर्वक अपनी ड्यूटी करता हो। बताएं दोस्तों। उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा दोस्तों। तो यहाँ पे तो फिलहाल आपके लिए एक सरकारी ऑप्शन दे दिया है, यह सभी। अगर दोस्तों ये ऑप्शन नहीं होता, ये सभी, यहाँ पे भी कोई एक ऑप्शन होता तो इन सब में बेस्ट जो ऑप्शन होता वो क्या होता, निष्ठापूर्वक अपनी ड्यूटी करता है। वो प्रभावकारी तरीके से पढ़ाने में सक्षम हो, ठीक है, एक आदर्श जीवन जीता हो, ठीक है, लेकिन जो उसकी निष्ठा कितनी है अपने कर्तव्य के प्रति, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन फिलहाल ये तीनों पॉजिटिव थे और ये सभी ऑप्शन तो था ही, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, ये सभी। दिया है, मनुष्य जीवन का आरंभ मूलतः किससे घटित होता है। बताएं दोस्तों, किससे घटित होता है? केवल एक कोष से, कई कोष से, दो कोष से, या फिर कोई कोष नहीं। उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा। तो चलिए देखते हैं। तो मनुष्य का जीवन आरंभ मूलतः किससे घटित होता है दोस्तों? तो आपको पता है दोस्तों, वो केवल किससे होता है? एक कोषीय। और ये एक कोषीय बाद में जाके क्या बनता है दोस्तों? जाइगोट का निर्माण होता है। जाइगोट जिसे क्या बोलते हैं? संयुक्त कोष। कभी कभी ये होता है दोस्तों कि ये जो जाइगोट है वो दो भागों में बढ़ जाता है, तो इससे क्या होते हैं? ट्विंस पैदा होते हैं। और ट्विंस भी दो तरीके के होते हैं दोस्तों, फैटर्नल ट्विंस और आइडेंटिकल ट्विंस। कौन कौन? एक होते हैं फैटर्नल ट्विंस, फैटर्नल ट्विंस, और एक होता है आइडेंटिकल ट्विंस, आइडेंटिकल ट्विंस। फैटर्नल ट्विंस क्या होते हैं दोस्तों? जिनकी आदतें एक दूसरे से क्या होती हैं? बिल्कुल भी नहीं मिलती। ना उनके चेहरे मिलेंगे, ना उनके गुण मिलेंगे, कुछ नहीं मिलेगा। और आइडेंटिकल ट्विंस में क्या होता है दोस्तों? एक दूसरे से पूरा क्या होते हैं? वो एक समान ही होते हैं, हल्का फुल्का। वो तो विकास का क्रम है, दर है, उससे भिन्नता तो होगी ही थोड़ा बहुत, लेकिन 99% कह लीजिए या फिर 90% तक उनकी आदतें सेम होती हैं। उनका लंबाई, चौड़ाई, चेहरा वगैरह सब सेम होता है। तो दोस्तों क्या होता है? एक केवल एक कोष से निर्माण होता है, उसका जाइगोट बनता है, उसे भ्रूणावस्था आता है, फिर हरलॉक में डिम्बावस्था, डिम्बावस्था से जाइगोट में आएगा, उसे भ्रूणावस्था के बाद से आपको पता है 280 दिन का टाइम लगता है। तो सब आप जानते हैं। मतलब इसका क्या होगा दोस्तों? केवल एक कोष जिससे जाइगोट का निर्माण होता है। नेक्स्ट है हमारा कि बालकों में संज्ञान विकास की भिन्नता होती है क्योंकि बालकों में संज्ञान विकास की भिन्नता होती है क्योंकि आयु व स्वास्थ्य में असमानता, प्रशिक्षण के अवसरों की भिन्नता होती है, उनमें अतरंग योग्यताएं भिन्न भिन्न होती हैं, या प्राकृतिक पर्यावरण का भिन्न अनुभव। बताएं दोस्तों, बालकों में संज्ञान विकास की भिन्नता होती है। संज्ञान मतलब जो कॉग्निटिव उन सबों का रिस्पॉन्स है वो उसमें भिन्न होते हैं हर बच्चे में। तो क्यों होते हैं? आयु और स्वास्थ्य में असमानता, तो इससे संज्ञान का कोई लेना देना नहीं दोस्तों, तो ये तो गलत हो जाएगा। प्रशिक्षण के अवसरों की भिन्नता, ये भी कोई गलत नहीं है। उनमें अतरंग योग्यताएं भिन्न भिन्न होती हैं, बिल्कुल ये सही है दोस्तों। कुछ बालों को खेलना पसंद है, कुछ बालों को खेलना नहीं पसंद है। आपको पता है कुछ इंट्रा पर्सनल होते हैं, कुछ इंटर पर्सनल होते हैं। इंट्रा पर्सनल मतलब अंतर व्यक्तिक, एक अंतरा व्यक्तिक, वो अपने में ही खोया रहेगा। कुछ बच्चे को खेलना पसंद होता है, कुछ लोगों से बात करना पसंद होता है, कुछ बच्चे बहुत सवाल पूछते हैं, कुछ बच्चे मासूम होते हैं, कुछ बोलते ही नहीं है। मतलब तमाम सारी जो भिन्नताएं होती हैं क्या होती हैं? उनमें अतरंग योग्यताएं भिन्न भिन्न होती हैं। किसी को फुटबॉल खेलना पसंद है, किसी को क्रिकेट खेलना पसंद है, किसी को चिड़ियों से को देखना पसंद है, किसी को कॉमिक्स पढ़ना पसंद है। तो दे आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एबिलिटीज। तो ये क्या होता है दोस्तों? उनमें अतरंग योग्यताएं भिन्न भिन्न होती हैं। नेक्स्ट हमारा, अतिरिक्त शक्ति के सिद्धांत का संबंध किससे है? अतिरिक्त शक्ति, एक्स्ट्रा पावर जो दोस्तों, वो किसी स्मृति से है, बुद्धि से है, पढ़ने से या खेल से है। और इस आपके लिए आसान करता हूँ, इन चारों में से दोस्तों ऐसा क्या है जिससे आपको अतिरिक्त शक्ति मिल सकती है?
चलिए एक बार देखते हैं दोस्तों। स्मृति तो आपका जन्म, आपके शरीर में ये, तो इसमें अतिरिक्त वाली कोई बात नहीं। बुद्धि भी है, पढ़ने से कोई शक्ति नहीं मिलती दोस्तों, लेकिन खेल से आपको एक अतिरिक्त शक्ति मिलती है। वो क्या होता है दोस्तों? आपकी मानसिक प्रगाढ़ तो होगा ही, आपका मेंटल तो आप होंगे, फिजिकल भी होंगे। और जैसे खेल से आप क्या होते हैं? फिजिकल भी होते हैं और मेंटल भी स्ट्रांग होते हैं दोस्तों। और आप में अंदर जो सहयोगात्मक भावना विकसित, सबसे ज़्यादा विकास होता है कि दोस्तों खेल में। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? खेल में। कोई पूछ ले कि बच्चे का सबसे ज़्यादा अधिक विकास होता है पढ़ने से, खेलने से, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या होता है दोस्तों? खेलने से। नेक्स्ट है कि 20वीं शताब्दी को बालक शताब्दी कहा जाता है, यह कथन किसका है? जेबी वाटसन, मुरे, एडलर, क्रो एंड क्रो। तो जिसमें बताने की जरूरत नहीं दोस्तों, किसका कथन है दोस्तों? क्रो एंड क्रो का। 20वीं शताब्दी बालक का है, ये किसका कथन है दोस्तों? क्रो एंड क्रो का। नेक्स्ट है, निचली कक्षाओं में खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। निचली कक्षाओं में मतलब 1 से 5 तक। शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रम सिद्धांत पर, विकास बुद्धि के वैज्ञानिक सिद्धांत पर, शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांतों पर, शिक्षण के समाजशास्त्रीय सिद्धांतों पर। बताएं दोस्तों। तो आपको पता है दोस्तों कि कि कक्षाओं में खेल पद्धति मूल रूप से किस पर आधारित होती है? तो विकास के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। पीटी कराना, बच्चों को हल्का फुल्का छोटे छोटे खेल देना, ये सब क्या होता है? ये मनोवैज्ञानिक विधि पर आधारित होती है, ताकि बच्चे क्या हो? स्ट्रांग हो, मेंटल तो स्ट्रांग हो ही, फिजिकल भी स्ट्रांग हो। ठीक है दोस्तों, विकास में बुद्धि के सिद्धांतों पर। अब शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांतों पर। शिक्षण पद्धति से छोटे बच्चों में क्या आप कर लेंगे? एक ही दो तो विधि होती है छोटे बच्चों के लिए। शिक्षा के समाजशास्त्री सिद्धांत पर समाज से का भी कोई लेना देना नहीं, छोटे बच्चे हैं इसलिए उनका मनोवैज्ञानिक विधि बेस्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है हमारा, किसने कहा कि मूलभूत विश्वास बनाम अविश्वास को विकास का प्रथम अवस्था के रूप में प्रस्तावित किया गया है? फॉर्म, फ्राइड, एरिक्सन, पियाजे। मूलभूत विश्वास बनाम, तो दोस्तों इसी से आप जान जाएंगे, बनाम अविश्वास। मूलभूत विश्वास बनाम अविश्वास, तो ये कौन बात करता है दोस्तों? एरिक्सन बात करते हैं इसकी। तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ये सबसे अच्छा देखिए, क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। यह की ओर संकेत करता है। आकलन का सीखना, सीखने के लिए आकलन, आकलन के लिए सीखना, या फिर सीखने का आकलन। बताएं दोस्तों। आकलन का सीखना मतलब ऑफ लर्निंग, फॉर लर्निंग, एज लर्निंग। बताएं दोस्तों। तो इसमें देखिए दोस्तों क्या हो रहा है, कृष्णा अपनी कक्षा के क्षेत्र को भ्रमण पर ले, बच्चों को भ्रमण पर वो लेके जा रही है। फिर वहां से आने के बाद वो क्लास में पूछ रही है, अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। तो क्या दोस्तों, ये आकलन का सीखना नहीं, सीखने के लिए आकलन, आकलन के लिए सीखना है। तो दोस्तों सीखने का आकलन है वो दोस्तों, जो आपने सीखा है, जो बच्चों ने, क्रिस्टीना ने के छात्रों ने जो सीखा है, उसका क्या हो रहा है? आकलन हो रहा है। मतलब पहले उसने उस क्षेत्र का भ्रमण करा दिया, उसके बाद अगले दिन क्लास में वो उनसे उस बारे में पूछ रहे हैं कि तुमने क्या देखा, जो भी मतलब, या जू में गई हो तो कौन कौन से जानवर देखा है, सब। तो क्या है दोस्तों? सीखने का आकलन है ये। और सीखने के लिए आकलन क्या होता है दोस्तों? सीखने के लिए आकलन क्या होता है? जैसे कि आप किसी चीज को पहले दिखाओ, साथ साथ उसका क्या लो, आप उसका रिस्पॉन्स लेते जाओ कि आप क्या कर रहे हो, नोट करते हो। क्या है? सीखने के आकलन है। जैसे एज लर्निंग क्या होता है दोस्तों? जैसे आप खाना बनाते हो, कोई भी मतलब जो नया व्यक्ति, आप ही में से कोई एक किचन में चला गया, खाना बना रहा है और मतलब सब्जी में बना रहा है, पता चला उसको नमक तेज नहीं, थोड़ा सा लेकर टेस्ट कर रहे हो, वो क्या एज लर्निंग है। मतलब आप क्या कर रहे हो उसका, मतलब उसको साथ साथ उसको क्या कर रहे हो, मतलब देख रहे हो, उसका आकलन कर रहे हो कि सही बनी कि नहीं बनी है। और उसके बाद जो टेस्ट लोग खा के लोग जो बताएंगे कि हाँ सब्जी अच्छी बनी है, चाहे कुछ भी अच्छा बना है, जो भी बनाया हो, तो क्या होगा, वो आपके जो आपने सीखा था उसका आकलन किया जाएगा कि आपने कैसा बनाया है। तो दोस्तों ये समझ में बात आ गई होगी आपको। नेक्स्ट है हमारा, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास चरणों में से कौन सा एक सही नहीं है? साम्य धारण, नए पदार्थ की आत्मीकरण, पूर्व ज्ञान, समायोजन। तो दोस्तों साम्य धारणा होती है, नए पदार्थों का आत्मीकरण भी होता है, समायोजन भी होता है जैसे किशोरावस्था में, लेकिन पूर्व ज्ञान की बात ये नहीं करते हैं, पियाजे नहीं करते दोस्तों, इसलिए सही नहीं है। ये हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। अगला है, निम्नलिखित में से डैश के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं? शिक्षा की गुणवत्ता, पौष्टिक की गुणवत्ता, शारीरिक गठन या संस्कृति। बताएं दोस्तों।
निम्नलिखित में से के अतिरिक्त, इनमें से चारों में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसके अतिरिक्त सभी क्या करते हैं, वातावरण को आकार देते हैं? तो दोस्तों क्या होगा, निम्नलिखित में से शारीरिक गठन के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक को विकास को आकार देते हैं। शारीरिक गठन आपका दोस्तों हेरिडिटी है, आपका जैसा होगा आप वो आप बदलने वाला नहीं है। अगर आपके नाक चिपटी है, चाहे लंबा है, चाहे आपके बाल छोटे हैं, तो बढ़ने वाले नहीं है दोस्तों। तो ये तो वातावरण के प्रभाव से इस पर कोई नहीं पड़ेगा। लेकिन शिक्षा का गुणवत्ता बिल्कुल पौष्टिक गुणवत्ता जो खाएंगे उस बेटर होगा, अच्छा खाएंगे, अच्छा सोचेंगे, फिर आपकी संस्कृति सब क्या है दोस्तों, वातावरण को आकार देते हैं। नेक्स्ट है हमारा पैतृक गुणों के हस्तांतरण के सिद्धांतों को स्पष्ट किया था दोस्तों, किसने किया था? मेंडल ने, लॉक ने, डार्विन ने, रूस ने। तो दोस्तों आपको पता है कि जॉन ग्रेग मेंडल ने मटर पे शोध किया था दोस्तों, किस पे किया था? मटर पे। और उन्होंने बताया था कि क्या होता है पैतृक गुण, मतलब उन्होंने मटर का वो किया था और फिर चूहों पे प्रयोग किया था कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में क्या होती है, आनुवंशिकता ट्रांसफर होती रहती है, लक्षण ट्रांसफर होते रहते हैं। तो ये क्या है आपका मेंडल है। और डार्विन ने किस पे किया था दोस्तों? जिराफ पे किया था। और जिराफ का मतलब क्या है, गर्दन उठाते उठाते उन्होंने वो एक दर से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर हो रहा है दोस्तों। तो बेस्ट ऑप्शन में क्या है हमारा मेंडल, क्योंकि पैतृक गुणों के हस्तांतरण की बात किसने की थी? जॉन ग्रेग मेंडल। नेक्स्ट है हमारा कि फ्राइड के अनुसार निम्न में से कौन सी विकास अवस्था में बच्चे का ध्यान जननांगों की तरफ जाता है? आपको पता है दोस्तों कि फ्राइड को एक सबसे मतलब एक गंदा वैज्ञानिक भी बोला जाता है, कई लोगों ने बोला है। तो पूछ रहा है कि फ्राइड के अनुसार निम्न में से कौन सा वैज्ञानिक कौन सा विकास अवस्था में बच्चे का ध्यान जननांगों की तरफ जाता है? तो आपको पता है दोस्तों कि फ्राइड ने थैनाटोस थैनाटोस भी दिया हुआ है, थैनाटोस मतलब जुजुप्सा और मिमुसा भी दिया हुआ है। इदम इड इदम ईगो की भी बात करते हैं और लैंगी और गुदी अवस्था की भी बात करते हैं दोस्तों। तो फ्राइड के अनुसार निम्न में से कौन सा विकास अवस्था में बच्चे को ध्यान जननांगों की ओर जाता है? तो दोस्तों वो कौन सी अवस्था है? लैंगिक अवस्था है, इसमें ही वो जाता है। नेक्स्ट है हमारा सहयोगात्मक राजनीति की किस श्रेणी में महिलाओं निम्न से नहीं होती है? प्रतिरोध, अनुकूलन, स्वीकार्यता और क्रांति। सहयोगात्मक राजनीति की किस श्रेणी में महिलाएं निम्न में से संबंधित नहीं होती हैं? बताएं दोस्तों। तो किस क्या क्या होगा दोस्तों? जब सहयोग अनुकूलन तो कर ही नहीं सकती दोस्तों, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का। बताएं दोस्तों। यहां पे देखिए हर बार ये इसको इंपॉर्टेंट कर लेगा दोस्तों, ये हमेशा आता है। ये देखिए इसमें क्या है, विकास का वही संबंध परिपक्वता से, मतलब परिपक्वता क्या है? एक नेचुरल प्रोसेस है, वो एक समय के साथ साथ आपका क्या होगा, मैच्योरिटी लेवल आ ही जाएगी। जो आपका समय है, परिपक्वता क्या है दोस्तों? मैच्योरिटी आपका एक लेवल तक आते आते वो आप नेचुरल है वो आ ही जानी है। आप पढ़े लिखे हो ना हो बहुत अलग नहीं है, लेकिन मैच्योरिटी लेवल एक समय के साथ साथ आ ही जाएगी। उसी प्रकार जो उद्दीपन है, तो उद्दीपन क्या है दोस्तों? आप याद कीजिए, कुत्ते वाला प्रयोग कीजिए। जो कुत्ते को शुरू में घंटी से उसको भोजन दिया तब लार निकलता था, उसके बाद जब विलोप हो गया स्टिमुलस का, उसके बाद केवल घंटी बज जाती तो क्या करने लगता? उसके लार निकलने लगता। लार क्या है आपका? रिस्पॉन्स है। तो दोस्तों उद्दीपन क्या है? प्रतिक्रिया। इस पर क्या है आपका? प्रतिक्रिया आपका एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। जिस प्रकार विकास में परिपक्वता एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, उसी तरह उद्दीपन भी क्या है आपका? उद्दीपन में प्रतिक्रिया क्या है आपका? एक नेचुरल प्रोसेस है। तो ये इसका संबंध क्या होगा? तो होगा परिपक्वता से जो उद्दीपन का प्रतिक्रिया से होगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। दिया है बहुविधि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचाने और वर्गीकृत करने की योग्यता कहलाती है मनोवैज्ञानिक परिघटना, मनोगतिक प्रक्रिया, संज्ञानात्मक गतिविधि या भावनात्मक। बताएं दोस्तों। तो क्या है दोस्तों? बहुविधि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों की पहचान और वर्गीकृत करने की तो संज्ञानात्मक है ना दोस्तों। ये आपका बहुविधि हार्वर्ड गार्डनर ने इसको दिया था दोस्तों, हार्वर्ड गार्डनर ने इसको दिया हुआ था। अब देखिए ब्रिजेस के अनुसार उत्तेजना भाग है शारीरिक विकास का, संवेगात्मक का, सामाजिक का, मानसिक का। बताएं दोस्तों। तो आपको पता है दोस्तों उत्तेजना किसका भाग होना चाहिए? आपका संवेगात्मक विकास का है। बिकॉज आपको पता है कि 4 पक्ष होते हैं, पी माने फिजिकल, कॉग्नेटिव, संज्ञानात्मक, उसके बाद से इमोशनल मतलब संवेगात्मक, उसके बाद से क्या है आपका
सामाजिक मतलब सोशल। तो दोस्तों ये चारों एक दूसरे से क्या है, एक तो दूसरे से रिलेटेड होते हैं, एक दूसरे से संबद्ध होते हैं। तो उसमें क्या है, तो उत्तेजना किस में आ जाएगी दोस्तों, इमोशनल में आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा बाल मनोविज्ञान का सिद्धांत प्रारंभ के 4-5 वर्षों के अनुभव पर आधारित होता है। क्रांतिक अवस्था समूह मनोविश्लेषणात्मक, संज्ञानात्मक और व्यवहारात्मक। बताएं दोस्तों, प्रारंभ के 4-5 वर्षों का अनुभव पर आधारित होता है। क्रांतिक अवस्था, मनोविश्लेषणात्मक, संज्ञानात्मक, व्यवहारात्मक। तो दोस्तों आपको पता है 4-5 वर्ष तक तो एकदम बिल्कुल ये क्या होता है, जैसे आपका साइकोलॉजी होती है उस मनोविश्लेषणात्मक होता है दोस्तों, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा एक बच्चे की बुद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? विकासीय विधि, सांख्यिकी विधि, मनोविश्लेषण विधि या फिर तुलनात्मक विधि? उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा। तो देखिए दोस्तों, एक बच्चे की बुद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि है, तो इसमें सांख्यिकी विधि भी है, मनोविश्लेषण विधि भी, तुलनात्मक विधि, विकासीय विधि भी है। तो दोस्तों क्या इसमें भी क्या होगा, मनोविश्लेषणात्मक विधि होगी, मतलब मनोवैज्ञानिक विधि जिसको बोलते हैं मनोविश्लेषणात्मक विधि हो जाएगी। इसमें देखिए दोस्तों, इसमें डाउट हुआ था, इसमें मतलब ये दोनों आंसर माने गए थे, तो इसका विकासीय विधि भी हो सकता है और मनोविश्लेषणात्मक विधि भी हो सकता है। आई होप आपको ये दोस्तों ये क्लास पसंद आई होगी। फिर भी कोई डाउट आता है दोस्तों कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।